मैं थोड़ा शैतान हूँ। बैंगन का किरदार है आपका। तो मैं शैतान हूँ और मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा शैतान ही हूँ। इनसे वो पढ़वाएंगे। 120 बहादुर तक आते आते बहुत देर लगी। मुझे लगता था थोड़ा पहले हो जाता तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, मैं एक बार अपनी शक्ल देख लूँ। जय बुंदेलखंड। वो दूसरी बार ऐसा हुआ था कि माइक फेंक देना चाहिए जब मैंने पोस्टर पे अपनी फोटो देखी थी। मैंने फोन ऐसे फेंक दिया था बिस्तर पे। तब तक पता चल गया था कि फरहान अख्तर होंगे फिल्म। नहीं, शैतान जी का जो ओहदा था, जब वो फरहान अख्तर साहब आए तो हमारी लाइफ वो पहले ही से बना हुआ था। हाँ, जो जूते थे वो बहुत हैवी थे, वो जो सामान था वो बहुत ही भारी था, सब कुछ रियल था। हम गन भी चलाते थे, लोडेड गन चलाते थे। मेरे को सोचने में मुश्किल हो जाती कि ये कैसे शूट हुआ है। फिल्म देखी रेखा जी ने और वो अंदर से निकल के आई और उन्होंने बोला कि तुमने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया। पनडुब्बियां जो आपकी किताब आई है, इसमें पिता को लेके भी एक कविता है। 2 है पिता को लेके कविताएं। एक मैं चाहता हूँ मैं पढ़ दूँ, छोटी सी है, और बड़ी वाली आप पढ़ दें, क्योंकि बड़ी वाली पढ़ते हुए मैं उदास हो जाता हूँ। क्या साइनिंग अमाउंट ऐसा था जिसको देख के आप कहें कि क्या करेंगे आप इतनी धनराशि? फाइनल बातचीत को शुरू किया जाए फॉर द रिकॉर्ड। अभी मैं आपको देख के बात करूंगा ना। आप जैसे चाहें बात कीजिए। नहीं, वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो। नहीं, हमारा उतना ताल तुम्बा वाला सिस्टम अभी है नहीं। मामला अभी सेट होना चालू हुआ नहीं है। इसी तरह की बातचीत आपको आगे भी सुननी है, लेकिन एक इंट्रो की औपचारिकता होती है जिसके ऊपर हम लोग खूब बात कर रहे थे कि इंट्रो कैसे देना चाहिए या इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए। तो जो तैयार किया हुआ इंट्रो था वो मैं दे देता हूँ ताकि आपको बातचीत का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। फरवरी 2025 की एक सुबह थी, ठंड दिल्ली में उस वक्त होती है और एनएसडी के आंगन में एक प्रोग्राम हो रहा था ना। स्टेज पे राजेश तेलंग बैठे हैं, इरफान बैठे हैं, एक लड़के की किताब का लॉन्च है। ठीक है, कुछ दोस्त आए हुए हैं, 2 बड़े नाम मैंने आपको ऐसे बता दिए। उस पूरे इवेंट का जिस लेखक ने लिखी और जिस पब्लिशिंग हाउस ने छापी, उनकी मेहनत से भी, उनकी मेहनत जो वहाँ उस जिसका विमोचन हो रहा था, उससे भी बड़ी चीज़ जो इवेंट में घटी थी वो थी एक पिता की खुशी जो उन्होंने गा करके सुनाई। आप पहले वो छोटा सा गीत सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मोरे बेटा ने लगाए चारे चांद, हमारे सिरे ऊंचे भई। अरे कायब हम खा तुमसे जाने, तुम रो सुख भे हमरे लाले। आगे बढ़ो ये सुख जाने, के आगे बढ़ो ये सुख जाने। मोरो सवई जनने का सलाम है, हमारे सिरे ऊंचे भये। मोरे बेटा ने लगाए चारे चांद, हमारे सिरे ऊंचे भये। थैंक यू। जय। तो यहाँ बाप जिस बेटे की तारीफ कर रहे हैं कि उसने 4 चांद लगा दिए और मेरा सिर ऊंचा हो गया है दुनिया के सामने, उस बेटे ने किया क्या है अब आपको हम बता देते हैं। तब तो बात सिर्फ एक किताब लिखने की थी, पनडुब्बियां नाम था उस किताब का। वो लड़का एक रंगकर्मी है, गाता है, लिखता है, बजाता भी बहुत अच्छा है, नाटक लिखता है, जिसमें से कई नाटक आप देख रहे हैं। बहुत ज़ोर से प्यार लगता है इन दिनों उसका टूर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग जगहों पे। हो सकता है हमारे दर्शकों में से कुछ ने देख भी लिया हो। और उस लड़के को आप देख सकते हैं 120 बहादुर के पोस्टर पर भी। देवेंद्र अहिरवार उस लड़के का नाम है और हमारी थोड़ी बहुत बातचीत इससे परे रही है। तो देवेंद्र भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा अगर वक्त आप हमारे लिए निकालें, तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ हूँ और दिल्ली आता हूँ तो मिलता हूँ। और बड़े मुबारक दिन ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, 1 दिसंबर का दिन है, जब परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह भाटी जी का जन्मदिन भी है। तो इस दिन हम बात कर रहे हैं देवेंद्र भाई। तो पहली चीज़ तो मुझे यही जाननी है आपसे कि मैंने बताया कि मुझे जो सबसे ज़्यादा टच करने वाली चीज़ थी आपकी अभी तक की जर्नी में, वो यही थी कि ठीक है, आपने एक फिल्म की है, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ की है, फरहान अख्तर के साथ में की है, 1962 के युद्ध पे की है, ये बड़ी बात है। और आपने इससे पहले नाटक भी लिख लिया, किताबें भी लिख के छपवा दी। उस दिन आपको फील कैसा हो रहा था जब आपके पिता वो गाना गा रहे थे? मतलब मैं उसको कैसे बताऊंगा, मुझे पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब कैमरे के सामने होते हैं तो हम रोना चाहते हैं जब हम इमोशनल सीन होता है, और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे कोई पिता इतना खुश है अपने बच्चे से, उस समय मैं रोना रोक रहा था कि मुझे कुछ भी करके अपने आप को संभालना है। क्योंकि अगर ये जो बांध है ना,
बहुत ही भारी है और बहुत सालों का बांध है, क्योंकि जो पिताओं से हम लड़कों के रिश्ते होते हैं ना, बहुत अजीब ही होते हैं। पापा आ जाएंगे पढ़ना शुरू करो, पापा आ जाएंगे खाना खा लो, पापा आ जाएंगे सो जाओ, जो ये इस तरह की जो जो इमेज है पिताओं की ना, वो ठीक नहीं है। तो वो बांध टूटते टूटते बचा है उस समय, और मैं बाद में बहुत रोया, उधर नहीं रोया लोगों के सामने। सो ऐसा लग रहा था लाइफ में कि भाई अभी कुछ कुछ जगह होता है ना जहाँ पे आपको लगता है कि अब माइक फेंक सकते हो आप थोड़ी देर के लिए, अभी हो गया। वो टाइम वो था कि पापा इतने खुश थे, मेरी माँ इतनी खुश थी, और उनको लगा कि वाह कुछ तो कर रहा है लड़का। उनको पता नहीं है उतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में, और वो इंटरफेयर नहीं करते। उनकी सबसे अच्छी खासियत है कि उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। उनको इतना पता है कि ये कुछ भी कर रहा है पर कुछ भी अच्छा करेगा, और मैं इसलिए उनसे बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। वो सवाल नहीं करते मेरे से। अच्छा देवेंद्र, आप छतरपुर से हो, पहरा आपके गांव का नाम जी है। पहला। तो जब आपने पहली बार अपने माता पिता को बताया कि दिल्ली जाऊंगा मैं, और वो उस कॉलेज में एक्टिंग की पढ़ाई होती है, तो उनका कैसे रिएक्शन था? नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि मैं थिएटर करते करते बहुत साल हो गए थे उस शहर में रहते छतरपुर में ही करते रहते थे। खजुराहो में वर्कशॉप की, फिर छतरपुर में इप्टा के साथ शिविन शुक्ला जी हैं, उनके साथ में काम किया, हिमालय यादव जी हैं, उनके साथ भी काम किया। तो काफ़ी टाइम हो गया था। भोपाल में आके थिएटर किया अलग दादा के साथ में। फिर क्या हुआ कि MP स्कूल ड्रामा जो था वो खुला हुआ था, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो जब मैंने उनको बोला मेरा सिलेक्शन हो गया, एक ड्रामा स्कूल है, तो उनको लगा नौकरी लग गई। तो अच्छा। पूछने लगे कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा 5,000 मिलेंगे। तो कहने लगे कि शुरू में ऐसा होता है 5,000 सरकारी नौकरी में, बाद में बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ना मत। फिर जब मैं वहाँ से 1-2 साल बाद पास आउट हुआ और मैं NSD में सिलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने बोला मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा सिलेक्शन ही होता रहता है। तो काफ़ी अच्छा था उनका रिएक्शन। मैंने उनको बोला था कि मुझे ये करना है, तो उनने मुझे उनको पता नहीं है कि क्या कौन सी दुनिया है ये, पर उनको लगा कि वो मेरा भरोसा बहुत करते थे। वो मेरा बहुत भरोसा उनका, और मैंने कभी उनका भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना कभी हिम्मत कर पाऊँगा। सो यही सबसे अच्छी खासियत है कि वो क्वेश्चन भी नहीं करते और मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये जब NSD का जो सर्कल है दिल्ली में, उन रेपर्टरी हो गई, या आपका अपना बैंड भी है, आपने दिल्ली में खूब काम किया, जी। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन ही है कि जब NSD में लोग काम कर चुके होते हैं, है ना, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने कुछ नाटक यहाँ बना ले, सभी लोग मुंबई जाते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग मुंबई जाते हैं, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म में दिख जाए। ये इच्छा आप में भी रही होगी, लेकिन जर्नी सबकी अलग अलग है, सबकी यूनिक है। आपके लिए कैसी थी जर्नी? मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जाऊंगा और मेरे को बहुत जल्दी काम मिलेगा। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, और जैसा कि मेरे साथ हुआ भी था, किसी बहुत बड़े डायरेक्टर का कॉल आया था, तो मुझे लगा था कि मेरी लाइफ तो सेट है, बाकी लोगों के को थोड़ा मुश्किल होती होगी, और हम बाकी लोगों का उस समय उस उम्र में सोच नहीं पाते, हम सिर्फ अपना सोच पाते हैं। अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ दूसरों का, पर जब वहाँ तक पहुँचा आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे पास 100 से ज़्यादा गाने हैं मेरे खुद के ओरिजिनल गाने, और मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है मनवा। तो अभी कुछ दिन पहले की हाँ, बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा उधर होता नहीं है, जो आप सोच के जाते हो वो होता नहीं है। उधर की ज़िंदगी, वहाँ की दुनिया, वहाँ की घड़ी की सुई अलग रफ्तार से चल रही है, और पर जीवन भी नहीं रुका, जीवन भी नहीं रुका। सब सोचते हैं कि बड़े पर्दे पे आना है। मैंने भी सोचा, मेरे को 7 साल लगे हैं आने आप में। भी गए थे आरामनगर? आरामनगर में तो हम आरामनगर के आसपास में रहता हूँ, यारी रोड पे रहता हूँ मैं। तो मेरा तो ऐसा है कि जब मैं कॉफ़ी पीने जाता हूँ तो वहीं से निकलता हूँ वॉक करते हुए। मेरे साथ ये है कि मैंने पढ़ाई की, डिज़ाइन डायरेक्शन की, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ। सो मैं एज एन एक्टर उतना अपने आप को देख नहीं पाता हूँ। मैं हूँ एक्टर, पर लोग नहीं देख पाते, ऐसा कहना ज़्यादा ठीक होगा। सो जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरे को ताकत नहीं लगती, क्योंकि मेरे पास कोई डर नहीं है, मुझे प्रूफ नहीं करना किसी को कि मैंने एक्टर हूँ मैं। पर मेरे को डायरेक्शन की थोड़ा समझ है, तो थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है। बड़े डायरेक्टर का नाम नहीं बताना चाह रहे आप हैं? हाँ, उनको कौन नाम बताएगा। किसी का भी नाम नहीं, मेरे दोस्त ने समझाया। मेरा दोस्त है अमित, अच्छा। उसने मुझे बोला कि अभी किसी का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बोलनी है, अभी आपकी शुरुआत है, आप चुपचाप आगे बढ़ते रहो, हंसते हंसते बोलना है। मुझको नाम पता है वैसे। अच्छा, मेरे को एक बात बता दें भाई, कि जैसे आपको मतलब जो लोग मुंबई जाते हैं स्ट्रगल करने, लेकिन आपको मुंबई बुला ही रहे थे, है ना, आपके पास एक कॉल आया था और आपको लगा कि यार अब हो गया, मतलब अब मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो आपने बहुत सारे लोगों को ये बात बता भी दी होगी शायद, है ना, दोस्तों को बता दिया होगा, घर में बता दिया होगा कि अब मैं पिक्चर में आ रहा हूँ, ये होगा वो होगा थोड़ा सा, और आप नहीं आए। हाँ, तो फिर कैसे डील किया आपने? मैंने 2 साल झूठ बोला लोगों को, क्योंकि अब अभी मैंने सीखा है कि कोई भी काम जब तक हो नहीं जाता तब तक लोगों को बताओ मत। उस समय मैं एक ऐसी उम्र में था, मैं बड़ा खुश था जिस दिन मैं उस डायरेक्टर से मिला, उनसे मिला,
और उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं खुश था, मुझे लगा कि वाह आज इतना बड़ा काम हो गया। और मेरे को तो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और मैंने बताया लोगों को, तो लोगों ने हल्ला कर दिया पूरे उसमें कि अरे इसको तो काम मिल गया, तो अभी इसको आए हुए 1-1.5 महीना नहीं हुआ, इसको इतना बड़ा फिल्म मिल गया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर या एज अ लिरिसिस्ट। उस समय वो काम करने वाला था मैं। तो मैंने 2 साल लगातार झूठ बोला लोगों को, बहुत हिम्मत लगा के मैंने अपने आप को इकट्ठा किया और मैंने बताना शुरू किया कि भाई वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है वो फिल्म। सच बोलने में बहुत ताकत लगती है और जब सच बोलने लग जाते हो तो उससे आसान कुछ है नहीं है। आदमी को डर भी होता है कि जज करेंगे या किसने क्यों बोला होगा झूठ, ये मतलब तरह 20 नहीं बातें वो बातें करते हैं ना लोग, आपके साथ क्या है दिक्कत कि लोग जज करेंगे आपको कि अरे अभी तो उड़ रहा था। हाँ, लोग ऐसा देखना चाहते हैं आपको, लोग देखना चाहते हैं अधिकतर लोग। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे कम फिल्म उन्होंने देखी है जो मेरे जानने वाले लोग हैं। ये पता नहीं लोगों के अंदर क्या टेंडेंसी है ऐसी। अभी सबसे कम लोगों जिससे भी पूछता हूँ, मैंने लोगों को पर्सनल बोला कि यार आपका मेरी ज़िंदगी में बहुत योगदान रहा है, मैं इतने सालों की मेहनत कर रहा हूँ, मेरी एक फिल्म आई है जिसमें मैंने जान लगा के मेहनत की है, अभी जाके देख सकते हो ना फिल्म। पर सबसे कम लोगों ने देखी है। मैंने रिक्वेस्ट की मैं ऑडियो सुनाऊंगा, मैं ऑडियो सुना सकता हूँ आपको। ऐसे बोला है कि मैं आपने मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा साथ निभाया है और मैं बहुत सालों की तपस्या के बाद एक काम मिला है, जिस तरह के काम की मुझे तलाश थी। आप देखेंगे तो मुझे खुशी रहेगी, आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसा है, ऐसी दुनिया का दस्तूर है। हो जाता है, लेकिन आदमी मतलब उस चीज से फिर बाहर भी निकलता पर है। बहुत सारे नए लोगों ने देखी ना फिल्म। हाँ। ऐसे लोगों ने देखी, मेरे को कितने नए लोगों ने अलग से मेरे को फॉलो किया और लगातार बहुत सारे लड़के ऐसे जो कुछ नहीं बोलते, भैया प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, ऐसे लिख के भेज रहे हैं। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है स्वीट एक जेस्चर है लोगों का, बहुत प्यार है। तो चलो, जिस वादे के भरोसे आप मुंबई गए थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो नहीं हो पाया, है ना, और आपको फेस करना पड़ा उस सच को, है ना, खुद अपने अंदर भी और जिन यारों दोस्तों को बताया था उनके सामने भी। फिर ये 120 बहादुर वाली बात कैसे मुमकिन हुई और उस बीच में आपने किया क्या वहाँ? इस बीच में मैंने एक एक्टिंग स्कूल है उसमें मैंने पढ़ाया। इस बीच में मैंने एक प्ले बनाया था जिसका नाम था कांजी हाउस, उसको चलाया कोविड के पहले और उसके काफ़ी शो किए और बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका। इस बीच में मैंने बैंड बनाया था, मंडी हाउस बैंड, जो कि उसके गाने लोगों ने सुने, उसको प्यार दिया लोगों ने। इस बीच किसी इंस्टीट्यूट में जाके या कहीं जाके मैंने थिएटर को पढ़ाने की कोशिश की, ये जो भी है, और कुछ लिखने की कोशिश की जो भी मैं अपनी तरीके से लिख सकता था। तो कुल मिला के ज़िंदगी चलती रही और देखा जाए तो पता ही नहीं चलता कैसे ज़िंदगी चल रही है, कहाँ से कुछ पैसे आ जाते हैं, कहाँ से जीवन आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हम आर्टिस्ट लोगों, जो हम जैसे लोग हैं, जो थिएटर वाले लोग हैं ना, उनको कोई सिखाता नहीं है पैसे को डील करना। और किसी ने नहीं बताया। पैसा मांगना मतलब ऐसा था कि अरे पैसा देख रहा है, आर्ट नहीं देख रहा है। तो फिर चल रही है ज़िंदगी पर, वो हो रहा है। 120 बहादुर तक आते आते बहुत देर लग गई। मुझे लगता था थोड़ा पहले हो जाता तो ज़्यादा सही रहता, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब मैंने वो दूसरी बार ऐसा हुआ था कि माइक फेंक देना चाहिए, जब मैंने पोस्टर पे अपनी फोटो देखी थी, मैंने फ़ोन ऐसे फेंक दिया था बिस्तर पे और थोड़ी देर बैठ गया था मैं। अच्छा, आपके लिए भी मतलब वो न्यूज़ ही थी कि पोस्टर पे लिया है? पोस्टर पे नहीं है ना, मुझे नहीं पता ना पोस्टर पे मैं आ सकता हूँ। मुझे पोस्टर पे मैं आ सकता हूँ ये नहीं मुझे मालूम था। मुझे मालूम था बड़ा काम है, पर पोस्टर पे मैं आऊँगा तो मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने फ़ोन देखा ऐसे और मैंने फ़ोन फेंका और मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बैठा रहा। किसने बताया था कि 120 बहादुर में लिया जाएगा आपको? लिया जाएगा। मैंने एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन आया कास्टिंग बेस से कि आपको एक गाना गाने वाले कास्टिंग पे भी वही है आरामनगर में? आरामनगर में ही है कि एक गाना गाने वाला कैरेक्टर है, उसको आप चाहिए। तो मैंने ऑडिशन दिया और बहुत अच्छे से दिया। मेरा गाना है माटी छोटी और वो मैंने गाना गाया और वो गाना डायरेक्टर को बहुत पसंद आया और डायरेक्टर ने बोला कि यार इस बंदे से मिलना है मुझे। और वो ऑडिशन भी अच्छा था, मुझे मालूम था कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो कई दफ़ा आपको एज एन एक्टर पता चल जाता है। उनने मुझे बुलाया ऑफिस और जब मैं रजनीश घेने? हाँ, और मैं पहली बार एक्सेल के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ अंदर और डायरेक्टर आया थोड़ी देर में और उन्होंने बोला कि हमें आपका ऑडिशन बहुत पसंद आया था, आप बहुत बढ़िया एक्टर है। मैंने कहा थैंक यू सर, और आपने गाना भी अच्छा गाया, वो आपका गाना है? मैंने कहा हाँ सर मेरा गाना है। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि एक दूसरा कैरेक्टर उसको टेस्ट करें आपके साथ में। तो मैंने कहा कि ओके। तो उन्होंने एक कागज़ दे दिया, वो पूरा का पूरा A4 साइज़ का, अंग्रेज़ी में था पूरा का पूरा। उस समय फिल्म हिंदी में, जो डायलॉग थे वो हिंदी में नहीं लिखे होते, तो अंग्रेज़ी में थे। उन्होंने बोले ये सीन हम थोड़ी आधे घंटे में करते हैं, आप आधे घंटे में तैयार कर लो, पढ़ लो तब तक। और मेरा पसीना छूट गया और मेरे घुटने कांपने लग गए। मुझे लगा कि ये क्या होने वाला है मेरे साथ में। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा था, फिर से वापस नहीं जा सकता। मैंने भी पूरी ताकत इकट्ठी की और मैंने बोला कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस शहर में बहुत सारे बाली हैं जिनके साथ सामने आप जाओगे तो आपकी आधी ताकत आधा टैलेंट खा लेंगे। तब तक पता चल गया था कि फरहान अख्तर होंगे फिल्म में? नहीं। अच्छा, नहीं हाँ, पता? कोई बड़ा एक्टर काम करेगा ऐसे था, इतना पता था।
तो ऐसा था कि मैंने बोला कि अब इधर किसी को मैं बाल ही नहीं बनने दे सकता कि मेरा टैलेंट मेरी ताकत कोई खा ले। मैंने अपने आप को इकट्ठा किया और मैंने और तैयार किया ऑडिशन को। उनके असिस्टेंट से बात की और उन्होंने मुझे समझाया और मैंने ऑडिशन दिया। 1-2 टेक किए और सही में उनको मिल गया। फिर उन्होंने कैमरे में मेरे को आधे घंटे बात की। फिर उन्होंने बोला कि यार हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वो फलाने का। मैं सर आप मेरे साथ थोड़ा बैठो तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना इंटरेस्टिंग हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम बताते हैं आपको। फिर मैं घर पहुंचा तो फिर से पता चला कि एक डायरेक्टर कह रहा है कि दूसरे कैरेक्टर के लिए आपको हम टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा। अब मेरे को लगा कि अब तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो फिर मैंने कहा रिस्क नहीं ले सकते। मैंने अपने बाल कटाए फौजियों की तरह, बड़े बड़े बाल थे मेरे उस समय। फौजियों की तरह बाल कटाए, दाढ़ी कटाई, मूंछ रखी और वैसे ही कपड़े पहन के वैसी टोपी वोपी लगा के मैंने एक ऑडिशन देने के लिए मैं गया और ऑडिशन हुआ। और फाइनली फिर कॉल आया कि एक अमित है हमारे कास्टिंग बे में, उन्होंने कॉल किया। उन्होंने बोला कि किसी को बताना मत, पर हो चुका है, पर जब तक ऑफिशियल मेल नहीं आएगा तब तक बताना मत। तो फिर अमित ने बताया था। फिर डायरेक्टर से हम फिर सब लोग मिलने गए, एक साथ कास्ट मिलने गए। फिर डायरेक्टर ने भी बोला कि हम अभी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और पर किसी को बताना मत। अच्छा, इसके लिए भी प्रॉपर मेल आता है हाँ, कि आप कास्ट कर लिए गए हैं, हाँ ऑफिशियल मेल आता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता और होगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर साइनिंग अमाउंट मिलता है, फिर पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। तो क्या साइनिंग अमाउंट ऐसा था जिसको देख के आप कहें कि क्या करेंगे आप इतनी धनराशि? राशि के बारे में बात नहीं कर सकते। राशि के बारे में बात करेंगे भी नहीं, मतलब वो खैर उसका एक टोकन महत्व ही होता है जब आपको पहले फिल्म मिल रही है, आप मतलब जी। दौड़ रहे हो ब्रेक के पीछे। जी जी। तो इसके लिए जैसे आप एक्टर तो हो ही, है ना, उससे पहले ही आप लिख रहे थे, गा रहे थे और आपके प्लेज मतलब लोग पैसे देकर देख रहे थे जब ये फिल्म आती है तब तक के, है ना। कुछ आई एम श्योर आपको तैयारी में कुछ तब्दीली लानी पड़ी होगी उस रोल के हिसाब से, है ना। ये जब आपको पता चला कि इसमें फरहान कास्ट किए जाएंगे, है ना, और जब आप लोगों ने साथ में प्रैक्टिस अपने सेशंस किए, उसमें आपने क्या जाना फरहान अख्तर के बारे में? सो मेरे को याद है हम एक्सेल के जो हमारा पार्किंग है, पार्किंग लॉट 6 फ्लोर पे शायद वो, उस पे हम ट्रेनिंग करने के लिए इकट्ठे हुए और कई दिनों तक हमने ट्रेनिंग की। और हम और जो फरहान अख्तर को हम बहुत सारे लोग एफ ए बोलते थे, तो मैं भी उनको एफ ए बोलता हूँ। अच्छा। एफ ए फरहान अख्तर, जैसे एस आर के हैं तो ऐसे एफ ए बोलते थे, पूरी टीम बोलती थी उनको, अरे एफ ए आएंगे, एफ ए आएंगे। तो मुझे पहले समझ में टाइम लगा, फिर मुझे फरहान अख्तर साहब आएंगे। तो हम ट्रेनिंग करते रहे और पता चला कि अब हम आज से हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तो मैरिक जो हमारे एक्शन डायरेक्टर थे वो ट्रेन करते थे हम लोगों को। क्या नाम है उनका? मैरिक। तो हम ऐसे खड़े हुए हैं और अभी वो आए, वो अंदर घुसे, तो ऐसा हो गया कि वाह ये बंदा है बाबा, ये जादूगर आदमी है, क्या लिखता है, क्या गाते हैं, क्या कमाल है आदमी। तो फिर जब ट्रेनिंग शुरू की तो उन्होंने बताया हाय 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 जल्दी से मिले सबसे, और हम शुरू कर दिए। और फिर शुरू हुए तो फिर ऐसे हुए, सिर्फ इस लेवल पे नहीं हुए कि बोलने के लेवल पे, क्योंकि जब वो बोलते थे अभी आपके साथी को गोली लगी है तो आपको उठा के लेके चलना है, आपको उठा के चलना है, हेल्प करनी है, नीचे उगना है, ये सब चीज़ें ट्रेनिंग चलती थी। तो हम सिर्फ ऐसे बातचीत की दोस्ती नहीं हुई हमारी, मतलब बात नहीं हुई है, हम फिजिकल लेवल पे भी टच में रहे। तो इतना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया उनके साथ में, क्योंकि एक होता है देखने का रिलेशनशिप ना, देखना, सूंघना, सुनना, टच करना। तो ये टच करना जब आता है ना ह्यूमन नेचर में, तो फिर उससे और रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो हम बहुत कंफर्टेबल हो उनके साथ में, और उन्होंने बिल्कुल भी 0% उनके सामने कुछ भी और बनने की जरूरत नहीं है, वो इतने स्पेस देते हैं आपको। मतलब मैं पूछना चाहता था क्योंकि जैसे वो एक लीड एक्टर भी हैं फिल्म के, और फिर फिल्म एसएल की है तो फिर वो एसएल में मालिक भी हैं एक तरह से, है ना। वही क्रूड शब्द तो यही है उस चीज़ का, बाकी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सीईओ, कुछ उसका ग्रामर भी होगा, ये है तो मालिक ही। तो उस चीज़ को दिमाग से निकालने में टाइम लगता था? नहीं बिल्कुल भी, अरे उन्होंने खुद नहीं आने दिया आपके दिमाग में, क्योंकि वो आके खुद से ही बात करने लग जाते थे। और मेरे साथ ऐसा था कि मैं थोड़ा शैतान हूँ, बैंगन का किरदार है हाँ, आपका। तो मैं शैतान हूँ, और मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा शैतान ही हूँ, जब तक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं तब तक मैं मज़े करना चाहता हूँ। तो वो देखते थे मेरे को, देखिए ये कुछ कर रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो उन्हें आते थे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, टेल मी। तो मैं उनको बताता सर ऐसे सोच रहा हूँ, फिर उनको बोलता था कि सर आप बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, तो खुश हो जाते थे कि अरे वाह क्या बात कर रहे हो, यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड। तो ऐसे अच्छा बन गया उनके साथ रिश्ता, और बहुत ही अच्छा लगा काम करके यार, मतलब इम्पॉसिबल हो गया। मेरे को लगा ही नहीं था कि इस तरह का आदमी कोई हो सकता है धरती पे। कभी कोई गलती हो या बात नहीं बनती तो नाराज भी होते हैं? नहीं होते? चुप हो जाते, चुप रहते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो उससे आपको पता चलता है कि फरहान अख्तर अब नहीं वो चुप रहते, मतलब उनको वो किसी से कुछ कहते नहीं है, वो चुप रहते बस। फिर वो ये रहता है कि अभी वो शायद वो उनका फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो भी नहीं जाना है, हाँ स्पेस अभी देना कोई है। नहीं जाना है, अभी जाना है। ठीक है। और फिर आप लोग लद्दाख कब जाते हो? लद्दाख हम लोग जाते हैं
बहुत ही पहले जाते हैं ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में जाते हैं, अगस्त में, अगस्त सितंबर में, दो महीने। तब तक ये ठंडा होने लगता है। ठंडा उधर का बहुत ही क्रेजी है। वो जो कपड़े थे वो अगर आप दिन में कहाँ पहनो। कहाँ शूट किया लद्दाख में आप लोगों ने? हमने शूट किया सचपोल और लिकर के आसपास हमारा बेस था, और हम वहीं रहते थे आसपास के एक होटल में। बहुत ही अच्छा होटल था, सामने एक पहाड़ था, इंडस नदी बहती थी सामने, और बहुत वॉक करने जाते सारी थे। बसाटवन नदी के किसी न किसी नदी के बहुत आसपास ही सब कुछ बसा हुआ है। सुंदर था वो। मैं उस समय बता नहीं सकता उस एक्सपीरियंस को। उस समय 1 मिनट लगता था, आधा घंटा लगता था। ऐसा लगता था कि इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है। इतना नेचर, खिड़की खोलो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, और ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं कि जिन पे पेड़ नहीं है, पर इतना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा था वो एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। तो वहाँ अक्लेमेटाइज होने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे ख्याल वो 3-4 दिन पहले हम लोग गए थे। अच्छा। और फिर हम ट्रेनिंग करने गए। उन्होंने बोला कि मेरेक ने बोला यहाँ पे हमको रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, यहाँ पे दौड़ना भागना है। मैंने कहा हो जाएगा, ऐसा लगा मुझे, पर नहीं हो पाया। फिर करना शुरू किया भाई, एक चक्कर में जान चली जाती थी। और वो जो जूते थे वो बहुत हैवी थे, वो जो सामान था वो बहुत ही भारी था, सब कुछ रियल था। हम गन भी चलाते थे, लोडेड गन चलाते थे, पता वो डमी होती थी, पर वो उनसे साउंड निकलता था, आग निकलती थी। अच्छा। हाँ, तो अभी ऐसे नहीं कर सकते आप। ट्रेनिंग थी उसकी पूरी कि आप ऐसे बैठे हो और आपका साथी नीचे, तो आप गोली चलाने के बाद उसको टैप करोगे ताकि वो उठ सके। ऐसे नहीं कि आपने अपने साथी को ही मार दिया। तो वो पूरी ट्रेनिंग थी, तो बहुत जान जाती थी उसमें। पर फिर तो अभी आपको यकीन नहीं हो सकता कि फिर तो 15-15 किलोमीटर वॉक करना शुरू कर दिया। बड़े से बड़े पहाड़ चढ़ दिए मैंने, और जिस दिन मेरा शूट नहीं होता था। और बहुत ही सुंदर, मतलब फिर तो ऐसा हो गया कि उसी मिट्टी के हो गए थे कुछ 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो क्योंकि 2 महीने रुकना बहुत बड़ी बात होती है। फिर बहुत ही उस जमीन का हो गया था मैं। तो कोई मिलिट्री एडवाइजर्स भी थे वहाँ आप लोगों हाँ, को पर ट्रेन उनका करने मैं के अभी लिए? नाम भूल गया सर का, पर वो थे। वो सब बताते थे कैसे सैल्यूट करना है, कैसे चलना है, किस ऑफिसर की किस रैंक का बंदा कौन तरफ चलता है आपके। एक ऐसा भी होता है कि हाँ। ये आपसे पोजीशन में बड़ा आदमी इस तरफ चलेगा, आप इस तरफ चलोगे, तो वो सारी चीज़ें सिखाते थे। और क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, क्या टेक्निकल टर्म यूज़ करने हैं आपको, तो बहुत ही डिटेलिंग में काम होता था। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कंपनी बोलना है, बटालियन बोलना है, या कुछ और बोलना है, रेजिमेंट बोलना है, क्या बोलना है आपको, तो वो बताते थे कि इस समय इस जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मतलब वो ऑन साइट हुआ, आप लोग किसी कंटोनमेंट में जाकर के आपने? और कमाल की बात थी, जो आपको फिल्म में जो एक्स्ट्रा लोग देखेंगे, हाँ। जो हमारे 120 बहादुर और देखेंगे, जो कि वो रियल फौजी थे। हाँ, जो एक्टर नहीं थे, तो वो रियल फौजी थे। वो जैसे उनकी वेकेशन होता है ना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए वो आए थे। 100 नए लड़के, हमारे जैसे नए लड़के, उनसे बात करना, उनको सुनना। उनकी भी बड़ी क्रेजी जिंदगी है, बहुत बढ़िया होते हैं यार वो लोग। अच्छा, उनके लिए डबल मजा हो गया कि अरे वो उनके फौजी लिए, अरे वो थक गए थे, रीसेट, अरे यार फिर से वही करना पड़ेगा, कुछ नया कराओ। तो रीसेट से थक गए थे। अरे हाँ ठीक है, कर लेंगे, फिर से पीछे जाओ, अभी 100 लोग पीछे जाएंगे, फिर से आगे आएंगे, फिर कट हो जाएगा, फिर से पीछे जाएंगे, फिर से आगे आएंगे, कट हो जाएगा। तो वो थक जाते थे, रीसेट से चिढ़ गए थे वो, क्योंकि 2 महीने उनके लिए भी बहुत ज्यादा हो गए। शुरू में उनको मजे आए, पर फिर उनको लगा कि ये क्या कर रहा है बार बार ये। तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, तुम लोगों का काम ही बहुत मुश्किल वाला काम है। हमें लगता, हाँ, उन्हें लगता था कि हमारा काम बहुत मुश्किल है। फिर कह रहे कि हमें ये करके लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, एक ही चीज को 10 बार करते रहो, वैसा क्या वैसे करना है, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको गलती नहीं करनी है, बाकी लोग भी गलती करेंगे तो भी आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला काम बहुत मुश्किल है, पर वो बहुत ही मजेदार लड़के थे, बड़े जोक सुनाते थे। अरे बैंगन सर इधर आइए, हम बताते हैं आपको एक कहानी। ये क्यों बैंगन नाम पड़ा था उस किरदार का? बैंगन उसके दोस्त उसको प्यार से बोलते थे, वो हाइट में थोड़े छोटे थे, और तो इसलिए उनके दोस्त उनको बैंगन बोलते थे। और चंचल भी है, थोड़ा दोस्त यार ऐसे वाला सीन था, अच्छा कैरेक्टर था। मतलब मुझे बहुत मज़ा लगा करके, उनको करके वो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा दिन भाई, एक बात बताइए कि आप ना जैसे फिक्शन को जीने में मतलब आपको महारत ही है ना, आप हो एक्टर और आपने थिएटर कर लिया था कि वो आपको पता है। 120 बहादुर में आप जैसे बैंगन भी जो नाम है ना, वो व्यक्ति वास्तव में था, है ना, मेजर शैतान सिंह भाटी थे, है ना, तमाम सारे जवान थे, वो सत्य घटना है, वो असली पात्र हैं, असली नामों के साथ में। तो कोई ऐसी सीरन सी पैदा होती होगी कि यार ये व्यक्ति अब से यहाँ से कुछ ही दूर 60 साल पहले, 70 साल पहले हुआ था, है ना, यहीं उसने प्राण दिए थे, ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा पेनल्टीमेट मोमेंट था, मैं उस चीज़ को अभी एक्ट करने जा रहा हूँ। वो फीलिंग कैसी होती है, एक असली जिंदगी
को जीने का प्रयास। बहुत ही जिम्मेदारी का काम है वो, और बिल्कुल भी मजाक से हटके बहुत ही जिम्मेदारी का काम है वो। उसको सोचना, जब हम वर्दी पहनते थे, धीरे धीरे वर्दी पहनने लगी, और जब हम मेकअप करते थे या मेकअप जो लगता था हमारे चेहरे पे, और जब हम बैठे होते थे एक दूसरे को, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम एक दूसरे को वैसे नहीं देख पाते थे, हम कैरेक्टर की तरह देखते थे। हमें सब वो दिखते थे, वो टाइम हमारे सामने रिक्रिएट हो गया था। जिस लेवल पे शूटिंग चल रही थी, जिस लेवल पे लोग लगे हुए थे उसको बनाने में, इतनी शिद्दत से लोग लगे हुए थे उसको बनाने में, हमको ऐसा लगता था कि भाई क्या लोग थे। इतनी सुविधाओं के बावजूद हमको दिक्कत पड़ रही है शूट करने में, चढ़ने में दिक्कत पड़ रही है, सांस फूल रही है, इतना सब चीज़ें हैं, मेडिकल है हमारे पास में, एम्बुलेंस पड़ी हुई है हमारे पास में, लेकिन उस समय क्या होता होगा उसकी कल्पना करना भी मतलब हमारे सोच के बाहर था। तो वो जो टाइम था ना, वो हमें और सिंसियर कर देता था। और हमारे दोस्तों की जो आपस की बॉन्डिंग है, जो 120 के जो हमारे दोस्त हैं, जो जैसे नन्ना का और बैंगन की एक दोस्ती है, रामलाल और नन्ना की एक दोस्ती है, तो ये एक दोस्ती थी और वो हमें इतनी सुंदर लगने लगी। और ट्रेनिंग के दौरान हमने वो रिलेशनशिप बिल्डअप किया और बनता गया। और ये एक जगह के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं, तो और भी थोड़ा सही रहा कि समझने में, जानने में। पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मतलब पूरी बॉडी ऐसे हुई थी, बहुत समय तक उस फीलिंग में रहने का मौका लगता था कि अभी रहने दो यार। और हमने फिल्म ऐसे लीनियर शूट की है शुरू से लेकर अंत तक। 3 दिन की कहानी है ना, तो धीरे धीरे जैसे ही लोग मरने लग गए ना, तो बॉडी बदलने लग गई, आंखें बदलने लग गई, दिल पिघलने लग गया, अलग हो गया। सेट पे वैसे ही होने लग गया, साइलेंस होने लग जाता था अचानक से। मुझे याद है जिसमें एक मेरा जो कैरेक्टर है वो, और एक और कैरेक्टर जो नन्ना कैरेक्टर है, दोनों को जो जब वो मर जाते हैं, उनको गोली लगती है, वो शहीद हो जाते हैं, उस समय मैंने देखा कि इतना 500 लोगों का क्रू एक शब्द नहीं बोल रहा है, चुप पड़ा हुआ है। इस लेवल से कहानी से जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से हमने उसको शो की तरह किया है शुरू से लेकर अंत तक। बीच के जो फ्लैशबैक के पार्ट छोड़ दो बस, बाकी हमने ऐसे शूट किया। फिल्म लीनियर शूट हुई है, बहुत ही लीनियर शूट हुई है, ताकि एक्टर को भी फील, इमोशन, ग्राफ समझ में आता रहे। और आप उस फिल्म देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। और डायरेक्टर बहुत ही डिटेलिंग में काम करने वाले हैं। रेस जी हमारे जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया। और बहुत ही ऐसे एक्टर को सुनते थे, मैं कुछ इम्प्रोवाइज करता था, या साहिब मेरा दोस्त है, या रामलाल जो कर रहे हैं हमारे अंकित, वो हम इम्प्रोवाइज करते थे और उनको दिखाते थे। तो हमें टाइम भी देते थे, बोलते थे कि ठीक है इतना कर लो, इससे ज़्यादा मत करो, पर इतना हम कर सकते हैं। तो काफ़ी फिल्में ऐसे बनी है, सबका दिल लगा है। मतलब नहीं, वो चीज़ तो दिख रही है। जैसे रजनीश घई के फैमिली से लोग सेना में रहे हैं, है ना, वो खुद वेटरन्स की फैमिली से आते हैं, उनके भाई शायद अभी भी सेना में हैं, है ना। जनरल घई के भाई हैं वो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो अभी डीजीएमओ हैं। तो और इससे पहले वो 15 कोर के कोर कमांडर थे जब मैं मिला था जनरल घई से। तो अब तो वो डीजीएमओ। ऑपरेशन सिंदूर में आपने ब्रीफिंग्स जिन जनरल घई को देखा है, उनके भाई हैं रजनीश घई। तो वहां से उस फिल्म की सिंसियरिटी का एक, मैं नहीं कहता डायरेक्टर ही होता है, उसे सेना के बैकग्राउंड से आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक कारण एक खोजा जा सकता है जितनी फिल्म सिंसियर बनी है उसके अंदर। इसीलिए ये जैसे हमारे यहाँ सेना पे बड़ी लाउड फिल्में बनाने का कल्चर रहा है ना, बहुत ब्रावाडो डाला। जबकि आपने अभी जब 2 या 3 महीने जब आप लद्दाख में थे, तब आपने देखा होगा उस लाइफ में इनहेरेंट एडवेंचर है, उसमें डालने की जरूरत नहीं है, वो है वैसा ही है। वो असली गोलियां चलाते हैं, उनको वो फ्लैश और धमाका धूमधाम, इसके बिना भी वो बहुत एडवेंचरस चीज़ है। तो उस हिसाब से तो ये फिल्म बनी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वर्ड ऑफ माउथ वाला गेम इस फिल्म के लिए ज़्यादा वर्क करने वाला है। जब लोग बताएंगे, देखने वाला जब दूसरे व्यक्ति को बताएगा कि नहीं देखने लायक फिल्म है, क्योंकि आप इससे बॉर्डर या एलओसी कारगिल की तरह का मतलब धमाका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। इसका अपना एक धमाका है। हाँ, इसका एक अपनी एक आवाज है। इसका एक अपना जो एक्शन सीक्वेंस है वो इतना अद्भुत है। मतलब उसको देखना ऐसा होता है कि पलक झपकते ही सेकंड हाफ खत्म हो जाता है। इस लेवल पे और इस इंटेंसिटी के साथ में वो बना हुआ है। अब मतलब मेरे को सोचने में मुश्किल हो जाती है कि ये कैसे शूट हुआ है। मतलब मैं उसका पार्ट था, क्योंकि मैं उसका पार्ट था तो मैं देख नहीं पाया कि बाहर से कैसे शूट कर रहे हैं, पर इस लेवल पे उसको शूट किया हुआ है। मतलब ऐसा है, मैंने 5 बार फिल्म देखी अभी, और अभी तक मैं मतलब मैं तो देख ही सकता हूँ क्योंकि मेरी फिल्म है। तो पर मैं उसको बहुत ही इंजॉय करता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ कि भाई फाइट सीक्वेंस आ जाए, अब आने वाले हैं। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को मतलब शुरुआती नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक ने मतलब छोटे छोटे मतलब अपीयरेंसेस दिए हैं, कोई कभी वॉक करके निकल गए हैं, इस तरह के। आपके लिए पहला ब्रेक, मतलब आपको 20 साल भी लगे, लेकिन जब मिला ब्रेक तो
ना सिर्फ एक्टिंग का मौका मिल गया, एक्शन का मौका भी मिल गया। अच्छी बात है पोस्टर पे, मतलब हमें तो देख के अच्छा लग ही रहा है, बट एज एन इंडिविजुअल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है बहुत ये। ही खुशी की बात है, बहुत ही ऐसा मतलब हम दिल भर जाता है ना ऐसा वाला कि लगता है कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइफ से क्या शिकायत करनी है कि ये नहीं है वो नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें तो है ना, होती जा रही हैं, क्योंकि जहाँ पे हम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं पर हम कहीं और पहुँचना चाहते हैं। तो इंसान की फितरत यही है कि जो जहाँ पे है वहाँ पे रह नहीं पाता। तो मैं कोशिश कर रहा था इस टाइम पे, जैसे लद्दाख में था कि उस टाइम पे मैं सिर्फ उसी टाइम पे ही था, आगे पीछे नहीं था। ऐसी जब ये टाइम चल रहा था, जब भी मान लो कि मैं फिल्म देखी रेखा जी ने और वो अंदर से निकल के आई और उन्होंने बोला कि तुमने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया, तो मैंने कहा कि अभी इस टाइम को देखना चाहिए कि कोई मुझे ऐसे कर दो कि मैं अभी हूँ। तो वो सुख है, वो सुख है। तुम लोगों ने मेरे को बहुत रुला दिया, तुमने मेरा मेकअप खराब कर दिया, ऐसे कहने लगी वो, जिनको हमने देखा है कभी, जो कमाल के लोग थे। तो लगता है कि कुछ तो हुआ है लाइफ में। तो अभी आप जैसे थिएटर के तो आपके रेगुलर शोज अभी चल ही रहे हैं ना, बहुत जोर से प्यार लगता है कि शोज अभी आप कर ही रहे हो, अभी चंडीगढ़ से करके आए हो। आने वाले दिनों में आई एम श्योर इसके और शोज भी हाँ, अभी हम होंगे। स्पोकन में करेंगे, इसके पहले और भी हम प्लान कर रहे हैं और चलते रहेगा। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसकी भी कहानी ऐसी है कि बहुत ज़ोर से प्यार लगा है कि एक कच्ची उम्र में कोई आपको टोक दे किसी चीज़ के लिए, उस एक सेंटेंस का क्या असर पड़ेगा। मान लो एक 12-13 साल का लड़का है, किसी लड़की को पसंद करता है, वो लड़की बोले कि यार तुम लोगों से मेरी माँ ने बात करने के मना किया था, या तुम मेरी माँ ने बोला था कि तुम छोटी बिरादरी के लोग हो। तो एक सेंटेंस का किसी लड़के पे, किसी के इंसान पे कितना फ़र्क पड़ सकता है, वो एक कहानी है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ ताकि लोग देख सकें। एक सेंटेंस आपकी लाइफ बदल सकता है, एक सेंटेंस आपकी लाइफ बदल सकता है उस उम्र में, उस कच्ची उम्र में, जो आपको सुनने को मिलता है, और उससे सुनने को मिलता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। यार ऐसी एक लाइन उसमें भी है, पटना का सुपर हीरो जो है, पटना का सुपर हीरो में जैसे उसको पप्पू 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 बोल रहे हैं ना, तो बात बताता है कि नहीं पीपी लिखवाता है, तो कहता है ये, तो बोले सिर्फ पप्पू को थोड़ी हुआ है, पासवान को भी तो हुआ है, और वो लड़की शायद भूमियार होती है। तो और जैसे मुझे ये मैंने एक ही बार देखा है, हाँ, मैंने देखा है है, ना? मैंने देखा है। दोस्त हैं मेरे दोनों, घनश्याम दादा और निहाल भाई, दोनों दोस्त हैं। तो मतलब वो लाइन ना हमें, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए वो एक लाइन आपकी की ये चीज़, मतलब वो ठीक है, वो है तो गुंडा जिसके साथ शायद नहीं जाती वो, लेकिन वो मतलब उस जाति की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ एक बार जिक्र आता है कि उनके बीच में सोशल हायरार्की का भी डिफरेंस है, सिर्फ एक बार, लेकिन वो आया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रह जाती है, वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है, और फिर वो बाद में फिर मुमकिन हो भी नहीं पाती वो, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। तो अभी आपका मन है और नाटक लिखने का, डायरेक्ट करने का, गाने का, क्योंकि अभी तो एक्टिंग में भी वक्त देना है। हाँ, अभी तो मैं चाहता हूँ कि एक कहानियों की किताब भी आए, कुछ कुछ कहानियाँ मेरी, तो अगले साल तक आ जानी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ बैठ के। सो उसका नाम भी मैं यही रखूँगा, बहुत ज़ोर से प्यार लगा है। हाँ, तो वो एक कहानी ये भी रहेगी, और भी कहानियाँ हैं, 5-6 कहानियों की एक क्या किताब। किन्हीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी आपने काम शुरू किया मैंने है? एक शो कर रखा है जो अगले साल आएगा, मार्च तक आने की संभावना है, जिसका नाम है बैंड वाले, जो अमेज़न पे आने वाला है। Amazon वो भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है उसका। उस कैरेक्टर का नाम जिग्गी है, जिग्गी भैया। वो छोटे शहर का, रतलाम का एक कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा है, और अभी कुछ राजनीति से बाहर निकल के अपना कुछ सेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कैफ़े वैफे खोलना चाहता है। तो उसकी एक कहानी है सुंदर सी। और एक लड़की को प्यार करता था, और वो टीचर की बेटी थी, और वो एक दिन बुला के राखी बनवा देता है। तो वो जिससे प्यार करता है उसने राखी भाई बन गया वो उसका। ऐसा प्लॉट है वो उसका, मेरे कैरेक्टर का। बहुत ही क्रेजी है, वो भी बहुत सुंदर है। तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, वो भी आ जाएगा तो सही रहेगा। और मैं अच्छे काम की तलाश, मैं काम कम करना चाहता हूँ, पर अच्छे काम ही करना चाहता हूँ। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं काम क्रिएट करूँगा खुद के लिए। तो मैं दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि भाई तुम सबसे काम मांगते हो। नए लोग जो बोलते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, मैं बोलता हूँ आप खुद से करो, कुछ बनाओ। क्योंकि हर कोई दूसरा आदमी कहाँ से काम देगा, उनके पास भी काम नहीं है। जिसको भी देखो हर आदमी का रोना निकलता है कि अरे मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि खुद से कुछ करते रहो, बैठे बैठे कुछ तैयारी करते रहो। अरे दिन भाई एक चीज क्या, सिंस आपने डायरेक्ट भी किया है चीज़ों को, है ना, आपको पता है कि डायरेक्शन एक दिशा देता है और एक्टर्स फिर उस दिशा पर एक्ट करते हैं, और फिर वो एक पूरा प्रोडक्ट जो कला निकल के आती है उसको दर्शक देखते हैं। तो आप साइकिल के दोनों सिरों पे रहे, आप ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों तरफ के कंपल्शंस भी आपको पता है, और दोनों तरफ क्या क्या चीज़ें मुमकिन या नामुमकिन है उन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी। आप कह रहे हो 5 बार आपने फिल्म देखी है,
एक चीज जैसे मैंने देखा डिफेंस सर्कल्स में किसी कहीं कोई बड़ी आपत्ति नहीं आई, लेकिन एक चीज जो सबने नोट की वो ये है कि जैसे जो अहीर जवान है वो तो अपनी स्थानिकता को ले, जैसे अभी आप छतरपुर से हो, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, अभी हम रतलाम के एक लड़के के बारे में बात कर रहे थे, है ना। मालवा अलग है, बुंदेलखंड अलग है, महाकौशल अलग है, हम जानते हैं इस, और इन डिफरेंसेस को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जानते भी हैं। तो जो अहीर जवान है वो अपनी स्थानिकता को लिए हुए हैं, उस बोली को लेकर हैं, है ना, भाषा को लेकर के हैं, अपने डिमीनर में उस तरह के हैं। आपको पता है कि मतलब सुनेगा उसके बाद पलट के मारेगा, है ना, वो उस तरह का वो जगह ही वैसी है जहां से वो आते हैं, है ना। लेकिन जो मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार है जो फरहान अख्तर करते हैं, उसमें मतलब मारवाड़ उतना नहीं लोगों को देख पाया, और वो एक मतलब शिकायत है। तो जब आपने 5 बार फिल्म देखी तो क्या आपको ये चीज़ हिट की कि ये नहीं पता चलता, जैसे आपको ये पता चलता है कि नन्हे या बैंगन कैसे रहे होंगे, है ना, फिल्म से एक तस्वीर कुछ उभरती है, लेकिन फरहान क्योंकि उसमें मारवाड़ या उस भाषा पे, है ना, या डिमीनर पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया, तो वो एक चीज़ ना अलग, वो एक नॉर्मल एक हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति की तरह ही मालूम होता है। तो क्या आपको ये चीज़ आप मतलब खटकी या स्टैंड आउट करती है, मतलब एज व्यूअर या एज अ डायरेक्टर? मैंने नहीं सोचा इस बारे में, और मेरे को लगा कि उनका डायरेक्टर का कॉल था। हाँ, नहीं और उनको कॉल बताया आपका कि नहीं है, मैं एक राय जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने उसको बहुत नोटिस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरी कोशिश करोगे वैसा उसको दिखाने की तो बहुत इम्पॉसिबल है, हाँ, है ना। ये भी है। सो अभी जो राशि ने जो कैरेक्टर किया है, जो वो ज्यादा बोल नहीं राजस्थानी, उन्हें ज्यादा बोली क्योंकि वो वहीं रहती हैं। हाँ। तो जो एफए का कैरेक्टर है, जो फरहान अख्तर साहब का कैरेक्टर है, जो शैतान सिंह भाटी जी का वो कैरेक्टर है, वो कम बोलता है क्योंकि इनको भी कम्युनिकेट करना है, उनको अपने ऑफिसर से भी बात करनी है, तो उनको थोड़ा ऐसा रखा है कि शायद डायरेक्टर का ऐसा था कि वो हिंदी बात या फिर वो एक्सेसिबल बनाना चाहते हो, और वो किया कि वो पूरी ये ऐसी फिल्म नहीं थी कि एक आर्ट सिनेमा है कि उस पर बहुत उस तरह से सोचा जाए। ये था कि इसका सोल वो रहे, जिंदा रहे, बाकी लैंग्वेज को लेके थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हम ले पाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने लिया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे ये चीज होती ना तो फिल्म और निखर के आती। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? मतलब ये है कि जैसे हम थोड़ा सा, जैसे आपको देख करके या आपके जो को एक्टर्स हैं उनको देख करके हम उन जवानों के करीब जा पाते हैं, तो हम मेजर शैतान के पास भी और जा पाते हैं। हमारे साथ क्या हो गया कि क्योंकि जो शैतान जी का जो ओहदा था वो हम सिपाही थे, सो हमारे लिए वो जब फरहान अख्तर साहब आए तो हमारे लिए वो पहले से बना हुआ था। हाँ, वो ओहदा हमारे लिए पहले से था, तो हमें उनको अपने स्टेटस को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, है ना। उन्हीं ने हमें थोड़ा लिबर्टी दी ताकि हम थोड़ा उनसे कुछ क्वेश्चन कर सके, जैसे 1-2 सीन है उसमें, तो उन्होंने रियल लाइफ में भी ऐसे हमें लिबर्टी दी कि हमसे बातचीत कर सके, बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत कर सके। तो मतलब मुझे लगता है कि वो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को सोच के ये डिसीजन लिया है। ठीक है। तो अदन भाई, पिता से इस बातचीत की शुरुआत हुई थी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस बातचीत को, हमें और बातचीत आपसे करनी है। अभी मतलब इतना बड़ा ब्रेक आपको मिला है और आप कई बार दिल्ली आएंगे और कई इंटरव्यूज़ आपके होंगे, उसमें से हम मान रहे हैं खबरगांव में ये पहला था। लेकिन हम इस बातचीत को अभी तो कंक्लूड करेंगे। अभी के लिए मेरा एक निवेदन है कि ये पनडुब्बियाँ जो आपकी किताब आई है, इसमें पिता को लेके भी एक कविता है। 2 है पिता को लेके कविताएं, एक मैं चाहता हूँ मैं पढ़ दूं, छोटी सी है, और बड़ी वाली आप पढ़ दें, क्योंकि बड़ी वाली पढ़ते हुए मैं उदास हो जाता हूँ। अच्छा लगा मुझे आपने लिखा है और आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, लेकिन जैसे मैं खराब पढ़ूंगा कविता को, पढ़ के खराब कर दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों पढ़िए, है ना, प्लीज। मैं इसको ढूंढ लेता हूँ ना। हाँ, ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं। 53। अभी ऐसे डर जाता हूँ, मतलब ऐसे सोच के मैं। एक कविता का नाम है पापा। वो कभी नहीं जताते प्रेम, ना मेरी हिम्मत होती है उनकी आंखों में देखने की। जब घर जाता हूँ तो एक ही सवाल होता है उनका, कितने दिन के लिए आए हो। माँ से कहते हैं रिश्तेदार की तरह आता है तुम्हारा बेटा, खातिरदारी करो इनकी, खाने में कुछ अच्छा बनाओ। फिर खुद जाकर खरीद लाते हैं मेरी पसंद की साग और बिस्लरी की बोतल। बहुत मन करता है एक बार गले लगाऊं और बोलूं कि आप हीरो हो मेरे, पर यह कभी संभव नहीं हो पाया। अपनी गाड़ी आंखों से कुछ पल देखते हुए
धीरे से कहते हैं कि तुम तो फ़ोन भी नहीं करते, इतने बिजी रहते हो। मैं उस समय अपनी सफलताओं, अपने सपनों को कोसता हूँ और निकल जाता हूँ खेतों पर अकेले। फिर वो दिन आ जाता है जब मैं समेट रहा होता हूँ अपना सामान। तब से लेकर मेरे चले जाने तक वो कुछ नहीं कहते, पर जब मैं चला जाता हूँ तो छुप कर रोते हैं मेरे पापा। वाह, ओह माय गुडनेस। कील है ना 48। हाँ, ये छोटी सी कविता है। पिता दीवार पर ठुकी वो कील होते हैं जिस पर टंगी होती है पूरे परिवार की तस्वीर। असल में कील एक भरोसा है। भरोसा जब जब टूटता है तब तब टूट जाते हैं भरे पूरे परिवार। किसी भी परिवार का टूटना देश टूटने की अंदरूनी घटना होती है। ऐसे ऐसे बहुत सीरियस हो गया मामला यार। नहीं इतना सीरियस नहीं। बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ कुछ वो भी हैं जो आप इंस्टा पे पोस्ट करते रहे हैं, आई गेस, जी, या जी। फेसबुक पहले करते थे तब की ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब ठीक, अच्छी कविताएं हैं। बहुत सारे दोस्त इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार दिया है इस किताब को। अच्छी ही, मुझे तो अच्छा लगता है। ये भी फीलिंग बहुत बढ़िया है, हाथ में किताब लेना अपने बच्चे की तरह। ये पहला बच्चा होता है ऐसा वाला, तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये। और ये बताइए कि जैसे किताब है तो किताब लिखने वाला लेखक हुआ, है ना, अभिनय करने वाला अभिनेता हुआ, है ना, जो निर्देशन देता है वो निर्देशक हुआ। जी। तो इन सारे मतलब जो हैट्स आपने कभी ना कभी पहने, इसमें से सबसे ज़्यादा करीब आप किस चीज़ के पाते हो खुद को, और क्यों? तो अगर मुझे एक काम में बहुत तारीफ मिलने लग जाती है तो फिर मुझे गाते भी बहुत अच्छा हैं आप लोग, ज़्यादातर तो गाने ही पसंद करते हैं तो आप। दूसरी तरफ से मेरे को दूसरे काम की क्राइसिस होने लग जाते हैं। मेरे ये सारे बच्चे हैं, ऐसे देखता हूँ मैं। ये सारे जो मैं काम करता हूँ ये मेरे अपने बच्चे हैं। इनको मैं चाहता हूँ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। लोग बोलते हैं कि तुम एक काम करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं सारे काम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अगर मुझे कोई राइटिंग में हेल्प बहुत तारीफ़ करता है तो मुझे लगता है कि अरे क्या मैं अच्छा म्यूज़िक में बनाता क्या। और जब म्यूज़िक की बहुत तारीफ़ करता है तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं करता। तो एक ऐसा साथ में चलता है वो। मैं सब चीज़ों में ग्रो करना चाहता हूँ, एक साथ चलना चाहता हूँ। मैं फरहान अख्तर साहब की परंपरा का लड़का हूँ। वो डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं और एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। और बहुत ही, तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं धरती पे, विशाल भारद्वाज साहब जैसे हैं, ऐसे पीयूष दा भी हैं। उन्होंने डायरेक्ट कम किया है, नहीं किया है, पर मुझे ऐसे लगता है जो विशाल जी हो गए। एक सलाह, जैसे बहुत मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोग जो एनएसडी में हैं और बहुत सारे लोग जो एनएसडी आना चाहते हैं, है ना, ये जो रिस्पेक्टिव ड्रामा स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो देखेंगे इसको। उन सब लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँगा, मतलब मुझे लगता है नसीहत देने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सभी बहुत समझदार हैं। आज के टाइम पे दिक्कत यही है कि हर आदमी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। उसमें थोड़ा, मतलब मुझे लगता है उस टाइम पे रहने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं अपने साथ बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था, एनएसजी में था, तो मैं सोचता था कि स्कूल के बाहर क्या होगा। जब मैं बाहर हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अभी आगे क्या होगा। तो मैं उस टाइम को एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ, उस टाइम को जी नहीं पाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूट जाती हैं। मैंने कोशिश की है तो इसीलिए मैं लिख पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करता हूँ, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। तो जो टाइम है आपका, ज़्यादा सिंसियर, जिस उम्र में जितना सिंसियर होने की ज़रूरत है उतना ही रहो आप। उससे ज़्यादा क्या गंभीर होना है यार, बोरिंग करनी है लाइफ को। मत करो ऐसा अपने साथ। और अभी मत सोचो ज़्यादा उसके बारे में कि आगे क्या होगा। अभी ठीक है, अभी लड़ो अपने अपनों से, अभी अपनों से प्यार करो, अभी अपनों को समय दो। जिनसे रूठे हुए हो, जो रूठे हुए उनको मनाने की कोशिश करो, क्या कर सकते हैं। और जो चले गए उनको जाने दो, जो आ रहे हैं उनको आने दो। चलिए, ऑन दैट नोट हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ मैनी, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले भी, और जब देवेंद्र भाई वापस यहाँ पे आते हैं, है ना, कुछ नया काम करके या कोई नई किताब लिख के, तब हमारी दोबारा आपसे मुलाकात करवाएंगे हम, ऐसा हमारा वादा रहा। मैं एक बात और बोल दूं क्या? पूरा जो बुंदेलखंड है हमारा और पूरा जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। मैं उनका ही दोस्त हूँ, उनका भाई हूँ। और बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनका मैं बच्चा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। और पूरे हिंदुस्तान से लगातार प्यार मिल रहा है। फिल्म के लिए भी मिला है, इससे पहले भी किताब के लिए भी मिला था। इससे पहले जब मैं गाने, मेरे कुछ काम मैं करता था, शो करता था, उसके लिए हमेशा प्यार मिला है।
तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और उन सभी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे दिशा दिखाई है कि चलो तुम इस डायरेक्शन में चले जाओ। उन सभी की, क्योंकि सबके नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राउंड रखूँ। जय बुंदेलखंड। दादा किशन की जय बोलते हैं। वैसे कलाकार बुंदेलखंड का या एमपी का नहीं हो सकता, हाँ। कलाकार पूरे मुल्क नहीं का है, उनके पूरी लिए, दुनिया का, क्योंकि उस जगह से जो निकलना हुआ ना, उस जगह से, अभी मेरे गांव में इतना पिछड़ा हुआ पूरा एरिया है और मैं वहां से निकला, तो उनको बहुत ताकत मिली है। और उन्होंने, उनको बहुत सारे लोगों की सरप्राइज है ना, जिनको पता चला कि अच्छा ऐसा फिल्म में आ गया, ऐसा कैसे हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो उन सबको बहुत बहुत प्यार, और पूरे देश के लोगों का बहुत बहुत प्यार, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार देने की कोशिश की है और कर ही रहे हैं लगातार। और अभी बहुत ही, मेरा दिल बहुत बड़ा है, प्लीज़ मुझे और प्यार दो, मुझे और चाहिए। और प्यार इनको दीजिए और व्यूज़ हमको दीजिए, है ना। इस तरह की बातचीत आप तक लाने में बहुत सारे लोगों का प्रयास रहता है ना। जिस कैमरे में मैं आपको दिख रहा हूँ तो उसके पीछे इरशाद है, यहाँ पे निवी है, अयान है, जेरी बैठ के देख रहा है कि इसमें से क्या क्या कट निकालना है। बहुत सारे लोगों का प्रयास है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इसमें जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ़ कीजिए, और जिस चीज़ में आपको सुधार की गुंजाइश लगती है उस बारे में हमें टोकिए भी। ऐसी बातचीत आप आगे देखते रहें, ऐसी कामना के साथ हम लेते हैं विदा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खबर गाँव का और प्यारे भाई आपका। बहुत ही बढ़िया।